अभी कुछ संतों का हमने देखा, उनका वक्तव्य आया था कि मंदिर पूरा बना नहीं है, लेकिन एक उसको राजनीतिक प्रेरित तौर पे उसको जल्दी में उद्घाटन किया जा रहा है। ये बात सही है। अभी पूर्ण रूपेण कहाँ मंदिर बना है? हम्म, यह मंदिर पूर्ण रूपेण बना करके इतने जल्दी नहीं बनाएंगे। हम्म, बना करके यह है उसका लोकार्पण नहीं करना चाहते हैं। वो धीरे 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 वो मंदिर जिंदा रहे। जो सवर्ण लोग कहलाते हैं, वर्णवादी व्यवस्था के पोषक हैं, जात के पोषक हैं, उन लोगों ने जानबूझ करके पिछड़े समाज के अधिकारों को रोक करके इनमें जागृति आने से रोक कहा जाता है प्रधानमंत्री जो ओबीसी हैं, फिर भी वो जाति का जनगणना के मुद्दे पर कहते हैं कि लोग जातिवाद फैला रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ओवैसी तो है ही नहीं। ये कैसे कर सकते हैं प्रधानमंत्री आप? प्रधानमंत्री की जो जाति है उस जाति के बारे में सब लोग जान गए हैं। प्रधानमंत्री ओवैसी है नहीं। ये तो आरएसएस के लोगों ने एक ढोंग रच करके कालिदास की तरह से, जैसे कालिदास को विद्युतमा से शादी कराने के लिए हम्म, ब्राह्मण लोगों ने उनको महापंडित बना दिया और एक मूर्ख आदमी से विद्युतमा की शादी करा दिया। यह केवल एक चेहरा है हम्म, मोदी जी। अभी आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में और महाविद्यालयों में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई हैं, उसमें जो आरक्षण का प्रावधान है उस प्रावधान को दरकिनार करते हुए उन्होंने एकल पद निकाल करके, दो पद निकाल करके उन्होंने सभी सवर्णों की भर्ती कर दिया। अभी आप गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री जी का ज़िला है, वहाँ पर 59 पदों में 44 पद सवर्णों को दे दिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर का। आपकी चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी जो बलिया में है, वहाँ पर सवर्णों को दो। और आज मैं धन्यवाद दूंगा यूट्यूबर्स को हम्म, कि आज वह लोग खबरों को प्रचारित कर रहे हैं। आज जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, जो मान्यता प्राप्त जो मीडिया है, राष्ट्रीय चैनल। राष्ट्रीय चैनल, उस सब पे भारतीय जनता पार्टी के पूंजीपति मित्र कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम हैं आजमगढ़ ज़िला में और हमारे साथ हैं सपा के माननीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी। तो आइए इनसे थोड़ा सा कुछ बात करते हैं। नाम बताइए। हवलदार यादव, निवर्तमान जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आजमगढ़। पूछिए। तो बताइए कैसे पार्टी में काम कैसे चल रहा है आप लोगों का? यहाँ आने तो वाले 2024 चुनाव में क्या तैयारियां हैं? आजमगढ़ में हम लोग मिल करके पूरे 10 विधानसभा में पार्टी का हम बूथ कमेटियां हमारी ठीक हो गई हैं, सेक्टर कमेटियां ठीक हो गई हैं और हमारा यह जोन का विधानसभाओं का हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार है। अभी हम लोगों ने मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा था, उसको पूरी तैयारी के साथ उसमें सब लोगों ने भाग लिया और वोट बढ़ाने का काम किया। अभी सभी हमारे संगठन जो 15 फ्रंटल संगठन हैं, कौन कौन से? आपका ये यूथ से संबंधित युवजन सभा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, लोहिया वाहिनी, आपका मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड है, तमाम ऐसे ही हाँ, संगठन। ये महिला प्रकोष्ठ है, आपका अम्बेडकर वाहिनी है, सूचित प्रकोष्ठ है। कुल मिलाकर के 15 हमारे जो फ्रंटल संगठन हैं, उन सभी लोगों को बूथ वाइज जिम्मेदारी दी गई है और सब लोग विधानसभाओं में जाकर गांव में काम कर रहे हैं। और जो हम लोगों का प्रयास है कि जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी। जिनके हक और अधिकार को मारा जा रहा है, हड़पा जा रहा है, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए। जो दलित वर्ग है, जो हमेशा सदियों से उपेक्षित रहा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने वर्ण और धर्म के नाम पर बांट करके और फिर बाद में जात के नाम पर बांट करके जो पिछड़े समाज और दलित समाज को अलग अलग करके समस्त बहुजन समाज जिसको बांट बांट करके आज वह है देश की सत्ता में सरकार चला रहे हैं। इन सभी लोगों को उन बातों से बताया जा रहा है कि आपका हित कहाँ है। आप अपने असली दुश्मन की पहचान करिए, आप अपने दोस्त की पहचान करिए। भारतीय जनता पार्टी सदियों से जो उत्पीड़न कर रही थी, जो आपको गुलाम बना के रखा, आज पुनः उसी स्थिति में ले जाने का काम कर रही है।
उसमें खास करके धर्म आपका और कहना है लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। लोकतंत्र को ही नहीं कमजोर कर, संविधान को कमजोर करने के लिए संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनमें परिवर्तन करके संविधान के मुख्य उद्देश्य को खत्म करना चाहती है। वो धर्म, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, जो आरक्षण है जो डॉक्टर साहब ने दिया है, उस सब व्यवस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी खत्म करके ये चाहती है कि जो पिछड़ा दलित समाज है पुराने समय में जो सदियों से उपेक्षित रहा, जिस तरह से उसकी स्थिति थी, उस स्थिति पर हम ला करके गरीब बना करके उनको एक टुकड़े की रोटी पर उनको जिंदा रख करके हम उनका वोट ले सकें, हम उन पर राज कर सकें। और यह भारतीय जनता पार्टी शुद्ध पूंजीपतियों की पार्टी है, ये पैसे वालों की पार्टी है। यहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर सिर्फ वोट लेने के लिए यह धर्म का, जाति का इस्तेमाल करती है। यह शुद्ध रूप से वर्णवादी अभी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं जो डेबोरा है, उन्होंने 15 अगस्त को बयान दिया था कि संविधान को बदल दिया जाए, ये संविधान 1935 के नकल के तौर पर है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी नीयत साफ नहीं है। वह भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की नीयत जो है उस बात को बता रहे थे संविधान में बनाते समय। और उसके बाद जब डॉक्टर साहब ने संविधान सभा में इस बात को रखा तो यह आशंका जाहिर किया था कि संविधान तो बन गया, लेकिन इस संविधान की सफलता आने वाली सरकारों के ऊपर निर्भर करेंगी। इत्तेफाक से कांग्रेस की सरकार आई। जो बाबा साहब का उद्देश्य था वंचितों को, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण दे करके उनको आगे बढ़ाया जाए, मुख्य धारा में लाया जाए, उसके लिए उन्होंने अनुच्छेद 340, 341, 342 का प्रावधान किया। और सबसे पहले बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए उन्होंने रिजर्वेशन किया 340 में। 341 एससी का आर्टिकल 340 वही अनुच्छेद कहा जाता है। और फिर इसके बाद 342 वह एसटी के लोगों के लिए किया। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद उनके दिमाग में आया कि इन लोगों को अगर एक बार में आरक्षण कर दिया जाएगा, एक साथ आरक्षण कर दिया जाएगा, तो देश में बड़ी क्रांति होगी। यहाँ से जो सवर्ण वर्ग का आधिपत्य है, वो जो राजनीति है, वह खत्म हो जाएगी। इस कारण कांग्रेस ने 340 का प्रावधान रोक करके उन्होंने 341 लागू कर दिया, 342 लागू कर दिया। सिर्फ यह कि डॉक्टर साहब उसमें जिंदा थे, डॉक्टर साहब कानून मंत्री थे, डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब के प्रभाव में आकर के उन लोगों ने SC ST का रिजर्वेशन लागू कर दिया। लेकिन 340 का रिजर्वेशन इस नाते नहीं लागू किया कि ये पूरा समाज जो है, पिछड़ा दलित समाज, यह निश्चित तौर पर जागरूकता इनमें पैदा होगी और देश की कुर्सी पर कब्जा कर लेंगे। फिर डॉक्टर साहब ने कई बार इन लोगों से कहा कि जो अनुच्छेद 340 है उसको लागू किया जाए। पिछड़ों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति कमज़ोर है, खराब है, उनको भी लागू किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने जब लागू नहीं किया तो उसी समय डॉक्टर साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आज हमारे देश के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को यह नहीं मालूम हो पाया कि डॉक्टर साहब ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया था, उन्होंने किस तरह का काम किया था। लेकिन उस काम को रोकने का किसने काम किया? यह जो लोग अगड़े वर्ग के हैं, जो सवर्ण लोग कहलाते हैं, वर्णवादी व्यवस्था के पोषक हैं, जात के पोषक हैं, उन लोगों ने जानबूझ करके पिछड़े समाज के अधिकारों को रोक करके इनमें जागृति आने से रोक दिया। और उस बात का हमको मलाल है कि डॉक्टर साहब का जो सपना था, जो उद्देश्य था, जो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, जो बाबा साहब पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते करते अपने परिवार के बीच में भी नहीं रह सके, 4 उनके नौजवान बच्चे मृत्यु के शिकार हुए, लेकिन उनके साथ बैठ करके दवा इंतज़ाम नहीं कर पाए, मरने के बाद भी नहीं पहुंच पाते हैं। पत्नी गरीबी हालत में जीवित रहती है। जब आखिरी बच्चा उसका देहांत हुआ तो पत्नी ने कहा कि आखिरी बच्चा है, आप इसमें भी आपको फुर्सत नहीं है। तब बाबा साहब को
लंदन जाना था एक कार्ड्स क्लब में, और वहाँ उन्होंने कहा कि आज सवाल एक लड़के का नहीं है, आज सवाल पूरे देश में हजारों करोड़ों लोग हैं, लाख करोड़ों लोग हैं जिन बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमारा एक लड़का तो चला गया, लेकिन तमाम ऐसे नौजवान हैं, लड़के हैं जो गरीबों के हैं, पिछड़ों के हैं, दलितों के हैं, अल्पसंख्यकों के हैं, उनका भविष्य अधर में हो जाएगा। इस भावना को पिछड़े वर्ग के लोग नहीं समझ पाए। इस भावना आज भी नहीं समझ रहे हैं। आज भी निश्चित तौर पर नहीं समझ रहे हैं, हम लोग समझा भी नहीं पा रहे हैं। देखिए, गलती अपनी यह काम सबसे बड़ा काम है। जब तक समाज में सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं आएगा। और विचार तो बड़ी चीज है, वैचारिक विमर्श बहुत ज़रूरी है, और जिसमें वैचारिक विमर्श नहीं होगा वह समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सर बात करते हैं 2024 चुनाव की। तो 2024 चुनाव की आपकी क्या तैयारी, बीजेपी को किस तरीके से आप लोग मात देंगे, यूपी में क्या रणनीति बनेगी आप लोगों की, जबकि यूपी अभी बीजेपी जो है 3 राज्यों में बम्पर जीत हासिल करके आई है? देखिए, बीजेपी को मात देने के लिए हम लोग पिछड़ों में, दलितों में काम कर रहे हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे भाई बीजेपी में जाकर के उनकी ताकत को मजबूत कर दिए हैं, उनका हित बीजेपी में नहीं है। बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, वो पिछड़ों के आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, उनके अधिकारों को ख़त्म करना चाहती है। अभी आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के लड़कों का जो अधिकार था, आज भी लखनऊ आज वह अधिकार सवर्णों को योगी की सरकार ने बांट दिया। वह अधिकार हड़प लिया। वह अधिकार उन्होंने हड़प लिया और सवर्णों में बांट दिया। आज हमारे लड़के जा करके लखनऊ में कई महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगभग 500 दिनों से उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो हम अगर इस बात को पिछड़ों में समझा लेंगे, अभी आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में और महाविद्यालयों में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई हैं, उसमें जो आरक्षण का प्रावधान है, उस प्रावधान को दरकिनार करते हुए उन्होंने एकल पद निकाल करके, 2 पद निकाल करके उन्होंने सभी सवर्णों की भर्ती कर दिया। अभी आप गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री जी का जिला है, वहाँ पर 59 पदों में 44 पद सवर्णों को दे दिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर का। आपकी चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी जो बलिया में है, वहाँ पर सवर्णों को 2/3 पद दे दिया गया। मतलब हर जगह सवर्णों को भरा जा रहा है, ओबीसी को दरकिनार कर दिया में अभी 450 पद भरे गए, उसमें 450 पद भरे गए, उसमें 450 सवर्णों के हैं, बाकी में ओबीसी और एससी के सब लोग रखे गए। आज निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को ठग करके, दलितों को ठग करके, उनके बीच में झूठ फैला करके, धर्म का नशा के नाम पे उलझा करके, धर्म का नशा पिला के, धर्म एक नशा है, अफीम की तरह काम कर रहा है, तो धर्म का नशा पिला करके यह जो अधिकार पिछड़ों को मिलना चाहिए, जो हिस्सेदारी पिछड़ों की है, वो अगड़ों को मिल जा रही है, पिछड़ों की हिस्सेदारी को हड़प रही है। इस बात को हमको पिछड़ों दलितों में बताना पड़ेगा, तब जाकर के यह समाज, निश्चित तौर पर जिस दिन यह समाज जागरूक हो जाएगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का आता पता नहीं चलेगा। अभी 142 सांसदों का निलंबन हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है? यह सीधे लोकतंत्र की हत्या है। दुनिया में और हिंदुस्तान में भी ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि एक साथ 142 सांसदों का निलंबन हो गया हो। कांग्रेस भी की थी एक समय, 67 सांसदों का निलंबन की थी। भारत देखिए, कांग्रेस की थी तो कई मुद्दे थे, केवल 68 सांसदों का निलंबन था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ये विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है। वो चाहती है कि कोई हमारा विरोध करने वाला रहे ना। जेन केन प्रकारेण साम दंड और भेद जो भी उनको अख्तियार करना पड़ रहा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये उनके फ्रंटल संगठन हो गए।
आज लोगों के बीच में जिस तरह का डर पैदा कर दिया गया है कि आप आंदोलन करोगे, धरना करोगे, आप अपनी मांग मांगोगे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मीडिया ये को भी सीधे दबाने की तानाशाही का परिचायक है। मीडिया तो उनके जो पूंजीपति घराने, उनके मित्र हैं अडानी अंबानी, सभी चैनल खरीद लिए हैं, सभी प्रेस खरीद लिए हैं। वह लोग उनके विज्ञापन की तरह अपनी खबर छाप रहे हैं। मीडिया नहीं झुक रहे, उन पे ईडी का हमला किया जा रहा है। वह जो मीडिया बाकी है वह लोग अपने दम पर, और आज मैं धन्यवाद दूंगा यूट्यूबर्स को कि आज वह लोग खबरों को प्रचारित कर रहे हैं। आज जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, जो मान्यता प्राप्त जो मीडिया है, राष्ट्रीय चैनल, उस सब पे भारतीय जनता पार्टी के पूंजीपति मित्र कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करा रहे हैं। आज अधिकारियों से, कर्मचारियों से भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार करा रही है। गांव में जो ये संकल्प यात्रा क्या है, उसको अधिकारी कर्मचारी को बुलाया जा रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक गांव का नेता जाता है, प्रचार करता है, कहता है कि ये मोदी गारंटी है। क्षेत्रीय दल के जितने क्षेत्रीय पार्टी उसके पार्टी के जितने नेतागण, उनको नहीं बुलाया जा रहा है। ये सीधे लोकतंत्र संविधान की अवहेलना है, ये उनकी हत्या है। इनका विश्वास संविधान लोकतंत्र में नहीं है, बाबा साहब के संविधान में नहीं है। इनका विश्वास तो मनु के संविधान में था, मनुस्मृति में था। ही बाबा साहब ने यह संविधान बनाया कि मनुस्मृति के जो संविधान था वह किस तरह से उसके असर को ख़त्म किया जाए, बाबा साहब ने संविधान में सारी व्यवस्थाएं किया था। लेकिन आज पुनः भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, पुनः वह मनुस्मृति के संविधान को लागू करना चाहती है। आज जो धर्म है, रामायण है, गीता है, ये सभी मनुस्मृति के ही आधार पर बने हैं और वही ये सब हैं। न कोई वेद है, न कोई कुरान है, तो सब काल्पनिक है। रामायण का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये रामायण काल्पनिक काव्य है। अभी कुछ संतों का हमने देखा, उनका वक्तव्य आया था कि मंदिर पूरा बना नहीं है, लेकिन एक उसको राजनीतिक प्रेरित तौर पे उसको जल्दी में उद्घाटन किया जा रहा है। ये बात सही है। अभी पूर्ण रूपेण कहाँ मंदिर बना है? यह मंदिर पूर्ण रूपेण बना करके इतने जल्दी नहीं बनाएंगे। बना करके यह है उसका लोकार्पण नहीं करना चाहते हैं। वह धीरे 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 वो मंदिर जिंदा रहे और उनका काम चलता रहे, राजनीति में सहायता मिलती रहे, सत्ता हासिल होती रहे, पूंजीपतियों का वो काम कर सकें, यह है उनका उद्देश्य। तो इंडिया गठबंधन के बारे में बताइए। इंडिया गठबंधन में क्या मायावती जी आ रही हैं क्या? देखिए, यह तो आना चाहिए, बहन जी को आना चाहिए। यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है, यह सवाल देश में संविधान और लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। यह सवाल सुनने में ये भी आ रहा है कि देश में गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, उनका अधिकार सुरक्षित रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। सवाल इसका है कि क्या ये पहले समय की जो मनुस्मृति के आधार पर निर्णय होता था, जो राजा तय करता था, जो सजा तय करता था, जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था तय करता था, क्या वह रहेगा या संविधान के अनुसार, बाबा साहब के संविधान के अनुसार देश चलेगा? सवाल इस बात का है। और इस बात में कोई भी दल हो, इंक्लूडिंग बहन जी, तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सिद्धांत के आधार पर ही मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज बनाया था। बहुजन समाज को बनाने में मानव कांशीराम साहब ने अपना त्याग, तपस्या, सारी अपने जीवन की सारे मूल्य उसमें लगा दिए थे। तो यह बहन मायावती की जिम्मेदारी है कि इस समय सभी बातों को भूल करके बहुजन समाज के हित के लिए हम सब लोग इकट्ठा होकर के पहले भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहती है उसको हटाने का काम करें। सुनने में ये भी आ रहा है कि मीडिया से चर्चा है कि अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएगी तो समाजवादी पार्टी बाहर हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है लोगों द्वारा। ऐसा नहीं हम चाहते। हमने तो एक बार गठबंधन किया था, वही चली गई हमको छोड़ करके। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के, इंक्वायरी जांच के दबाव में आकर के उन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन को तोड़ा था। उन्होंने 95 में भी तोड़ा और हम आज 19 में भी तोड़ा। आप बताओ, समाजवादी पार्टी पहले तो नहीं तोड़ी थी ना? नहीं। दोनों समय आप देख लीजिए, 95 में और चाहे 19 में, ये दोनों बार
ये बहन जी ने इस गठबंधन को तोड़ा है। मानवर कांसीराम साहब 10-20 साल उनकी उम्र और रही होती तो शायद ये गठबंधन भी नहीं टूटता और आज पिछड़ा दलित समाज देश की कुर्सी पर कब्जा कर लेता। केंद्र में होता। हाँ, निश्चित तौर पर। और सर ये जातिगत जनगणना जो हुआ है बिहार में, उसको यूपी में भी होना चाहिए क्या? 100%। इस तो आपको कारण उम्मीद है कि ये सरकार करवाएगी? यह सरकार नहीं करवाने जा रही है। ये सरकार क्यों जाति गणना कराएगी? ये सरकार जानती है कि बिहार में जो जाति जनगणना हुई उसमें मात्र 10% 5 या कितने उसमें सवर्ण पाए गए, बाकी 90% उसमें ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के, एसटी के लोग उसमें हैं। और कितने लोग उसमें गरीब हैं, कितने समाज में कितनी नौकरी है, कितने लोगों के घर खाना नहीं बनता, ये सारे जो जनगणना वहाँ पर हुई है जनगणना के माध्यम से, आज वो साफ रिपोर्ट है। आज गरीब समाज में गरीबी ज़्यादा है, पिछड़े समाज में गरीबी है, बेरोज़गारी है, लोगों के पास खाने का इंतज़ाम नहीं है। यह सारी सरकार करे। मैं धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, उन्होंने यह देश के स्तर पर बड़ा काम किया है, देश को एक आईना दिखाने का काम किया है और सभी सरकारों को इसको करना चाहिए। लेकिन लाख मांग के बाद अभी हमारे विधायकों ने विधानसभा के अंदर ये मांग रखा था। जोगे जी ने कहा कि यह मामला हमारा नहीं है, ये केंद्र का मामला है, केंद्र सरकार ये तय करेगी, ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं करना चाहते। बिहार में तो प्रदेश ने करा दिया जाती है जनगणना, ये क्यों नहीं करा सकते? बोला जाता है प्रधानमंत्री जो ओबीसी हैं फिर भी वो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कहते हैं कि लोग जातिवाद फैला रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ओबीसी तो है ही नहीं। ये कैसे कर सकते हैं आप? प्रधानमंत्री की जो जाति है उस जाति के बारे में सब लोग जान गए हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी है नहीं, ये तो आरएसएस के लोगों ने एक ढोंग रच करके कालिदास की तरह से, जैसे कालिदास को विद्युतमा से शादी कराने के लिए ब्राह्मण लोगों ने उनको महापंडित बना दिया और एक मूर्ख आदमी से विद्युतमा की शादी करा दिया। यह केवल एक चेहरा है मोदी जी, ओबीसी का, और नई ओबीसी हैं भी नहीं। सर ये बताइए, लक्ष्मण यादव को अभी निष्कासित कर दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्यों निष्कासित कर दिया गया? उनके किस चीज़ की सजा दी गई? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, चाहे वो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हों, चाहे वो डॉक्टर रितु सिंह हों, और जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में आज बोल रहे हैं, इनकी पोल खोल रहे हैं, उन सभी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही। आज तमाम लेखक, साहित्यकार जेलों में बंद हैं। आज तमाम लोग निर्दोष गरीबों के पक्ष में बोलने और लिखने के लगा दिया जा रहा है उन पर, देशद्रोह का मुकदमा। हाँ, आज वह लोग आप समझ लीजिए जेलों में बंद हैं, जिनकी उम्र 92 साल है, 80 साल है, 85 साल है, जो लेखक हैं, जो गरीबों के पक्ष में लिखने वाले लोग हैं। तो उनसे उम्मीद डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो, चाहे रितु सिंह हो, डॉक्टर रितु सिंह हो, इन ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो बौद्धिक तौर पर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, जो बीजेपी के नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। यस, बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होगी। नीतियों के खिलाफ बोलने का नहीं, जो जनता को बौद्धिक आधार पर, वैचारिक आधार पर एजुकेट कर रहे हैं। एजुकेट मीन्स उनको शिक्षित कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात बता रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात बता रहे हैं, उनको अपने अधिकार की बात बता रहे हैं। ऐसे लोगों को खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।